हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौरभ चौबे लॉ फोरम। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक जजमेंट पास किया। हालांकि ये जजमेंट 13 फरवरी 2020 को ही पास हुआ था, लेकिन उसमें एक ऐतिहासिक अमेंडमेंट किया, चेंजेस किया कल सुप्रीम कोर्ट ने। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम या इलेक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर किया क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या पॉलिटिशियंस कह दीजिए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका मेजर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बहुत सारे का, मोर देन 50% कैंडिडेट्स का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है कुछ कुछ पार्टीज़ में। हालांकि कुछ एक कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इंडिया में वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा प्रावधान लाया, कुछ ऐसा डायरेक्शंस दिया था जिस कारण वो चाहा था कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स प्रोजेक्ट हों, ईमानदार कैंडिडेट प्रोजेक्ट हों इलेक्शन में और वो लड़ें और देश का कुछ भला हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर एक कुछ अमेंडमेंट डाला है। और क्या ये था पूरा अमेंडमेंट और क्या ये डायरेक्शंस और गाइडलाइंस था, चलिए आज देखते हैं क्या था। और अगर आप ये चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लॉ अलाइड सब्जेक्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, जितना भी मतलब कोर्ट्स हैं और जजमेंट आ रहे हैं, आपको उसका रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। चलिए टाइम बिना वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अपने स्क्रीन पर ये कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल किया गया है, किसके द्वारा? ब्रजेश सिंह के द्वारा। मैं दिखा दूं आपको, ये कंटेम्प्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्शंस पहले 13 फरवरी 2020 को ये ऑर्डर आया था, उसका उल्लंघन हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट। ठीक है, ये उल्लंघन हुआ है इस ऑर्डर्स का, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कंटेम्प्ट पिटिशन। कौन फाइल किया है? ब्रजेश सिंह। ये कौन है? पिटिशनर जो फाइल किए हैं। और रिस्पोंडेंट किसके अगेंस्ट में? सुनील अरोड़ा एंड अदर्स। ये रिस्पोंडेंट है, ये रिस्पॉन्स देंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब हुआ क्या था देखिए, मैं बता दूं ओरिजिनल जजमेंट क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली 13 फरवरी को बोला था कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इलेक्शंस लड़ रही हैं, ठीक है, अब वो अपने कैंडिडेट के बारे में, उनका क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताएंगी। ठीक है, उनका क्या क्रिमिनल हिस्ट्री था, किस सेक्शन में, किस धारा में, इंडियन पीनल कोड या सीआरपीसी में उन पर केस चल रहा है या केस हो चुका है पहले, ये सब सारा कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना होगा। कौन बताएगा? पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट के बारे में। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी ये भी बताएंगी, और पॉलिटिकल पार्टी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप करेंगी, जिस एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में एक सिंगल क्लिक पर, कैसे हम लोग कोई भी सिंगल क्लिक पर मोबाइल में कुछ भी देख सकते हैं, उसी तरह पॉलिटिकल पार्टी भी अपने मोबाइल ऐप मतलब बनाएंगी, जिनके जो कैंडिडेट के बारे में मेरे को जानना है, एक सिंगल क्लिक पर सारा उनका हिस्ट्री मेरे को पता चल जाए, ताकि वोटर को ईजी हो इलेक्शन में वोट देना। ठीक है, वो डिसाइड करके कि उनका क्या हिस्ट्री है और क्या ज्योग्राफी, जो भी कहिए, उनका पूरा इतिहास जान के अच्छा से वोट दे पाएँ या ना दे पाएँ। ठीक है, तो उनको सहूलियत हो। नेक्स्ट, लास्ट ईयर क्या हुआ, अक्टूबर नवंबर में हम लोग जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन हुआ, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन हुआ, उसमें लगभग 10 पार्टीज़ ने इलेक्शन लड़ा। ठीक है, जिसमें बीजेपी और आपके जेडीयू का गठबंधन वहाँ पर जीता, जो नीतीश कुमार आज सीएम है। ठीक है, तो बाकी जो पार्टीज़ थी और सब जो पार्टी लड़ी, सारे तो जीत नहीं पाई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो सारा डिटेल देना था सारे पार्टी को, क्योंकि 13 फरवरी को ही ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था। लेकिन दो पार्टी ऐसी थी जिन्होंने ये गाइडलाइंस को पूरा फ्लाउट किया, फॉलो नहीं किया। वो कौन थी? सबसे पहले थी उसमें एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो हम लोग जानते हैं इसके हेड थे शरद पवार। ठीक है, और एक पार्टी थी सीपीआईएम, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ठीक है, हालांकि इसके फाउंडर थे ज्योति बसु, जो 1964 में कलकत्ता में फाउंड हुआ था, लेकिन अभी इसके जनरल सेक्रेटरी हैं सीताराम येचुरी। ठीक है, तो ये दो पार्टी ऐसी पार्टी थी जिन्होंने ये फाइल नहीं किया। क्या फाइल नहीं किया? ये इलेक्शन कमीशन के को नहीं बताया कि उनके कैंडिडेट का क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है। मैं अभी आपको एनेक्सचर 1 में दिखाऊंगा, बाकायदा नाम के साथ बताऊंगा कि देखिए, और उनका क्या सेक्शन है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा इंडियन पीनल कोड में क्या सेक्शन है। ठीक है, वो बताऊंगा कि, और क्या क्रिमिनल चार्जेज, ये भी बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये दो पार्टी इन्होंने नहीं किया, इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर नहीं फॉलो किया गया, इसीलिए इसका मतलब माना गया सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है, तो इसीलिए इसको बोला गया है कंटेम्प्ट पिटिशन। अब आपको समझ में आ गया वो कंटेम्प्ट पिटिशन क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए दोबारा फाइल किया गया केस। इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट पिटिशन। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। हम लोग जानते हैं कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा, तो एक फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट में बताना था पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ फॉर्मेट इशू करेगा, उस फॉर्मेट में, जैसे हम लोग आरओसी में अगर फॉर्म कुछ जमा करते हैं तो फॉर्मेट होता है AOC 4, MGT 7, DIR 12, ये सब। ठीक है, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ये सब का कि DIR 12 हो गया। उसी तरह एक फॉर्मेट था C7। ठीक है, एक फॉर्मेट था C7, ये देखिए C7 और C8। इस C7 में आपको रीजन बताना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, C7 में रीजन बताना पड़ेगा। रीजन क्या? रीजन बताना पड़ेगा कि आपने पर्टिकुलर कैंडिडेट को क्यों सेलेक्ट किया इलेक्शन के लिए।
ठीक है, इलेक्शन में इस पर्टिकुलर कैंडिडेट क्यों आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका रीज़न बताइए। और C8 में आपको बताना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि हाँ भैया हम सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस को कंप्लाई किए हैं, ठीक है, कंप्लाई किए हैं या ना किए हैं, इस फॉर्मेट में आपको C8 में बताना पड़ेगा। मतलब ये कंप्लायंस का है और ये रीज़न का है, ठीक है। मैं आपको भी दिखाऊंगा कहाँ ये लिखा हुआ है। चलिए, तो ये पहले देख लेते हैं हम लोग ये क्या है। अब देखिए, कंटेम्प्ट पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड, ठीक है, कंटेम्प्ट पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड इन दिस कोर्ट ऑन 6/11। मतलब कंटेम्प्ट पिटिशन कब फाइल हुआ, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं जजमेंट आपकी स्क्रीन पर, ये 6/11/2020 को फाइल हुआ, ठीक है। क्यों 6/11/2020 को फाइल हुआ, क्योंकि इलेक्शन उस समय अक्टूबर नवंबर में हो चुका था, मतलब लास्ट फेज में आ गया था। तो उसको पता चल गया था कि सुप्रीम कोर्ट का, ब्रजेश सिंह को पता चल गया था कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइंस को फ्लाउट किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ओरिजिनल डेटेड, देखिए ओरिजिनल कितना 13 फरवरी को ये आ चुका था ये जजमेंट, ठीक है, 2020 को। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये देखिए पिटिशनर क्या है, अब ब्रजेश सिंह क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एडवोकेट है, एडवोकेट रजिस्टर्ड है, प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली में, ठीक है। हालांकि ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट के बिहार के रहने वाले हैं, कौन, ब्रजेश सिंह, ठीक है। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सब आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं आपका डिस्क्रिप्शन में ये इसका लिंक डाल दूंगा पूरा जजमेंट का, आप उसको पढ़ सकते हैं वहाँ पर भी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आपको इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा, ठीक है, कौन से फॉर्मेट में, C7। मैं आपको दिखा देता हूँ C7 और C8 फॉर्मेट। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन इलेक्शन कमीशन, वो जो इलेक्शन में, ये देखिए 8 पार्टीज़ हैं ने अपना फाइल किया था नॉमिनेशन। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी ने फाइल किया था, JDU ने, RLSP ने, BSP ने, INC ने, LJP ने, CPI ने, कम्युनिस्ट, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो मैंने कहा तो CPIM है, मार्क्सिस्ट अलग है। फिर राष्ट्रीय जनता दल RJD हो गया, इन्होंने फाइल किया था अपने कैंडिडेट के बारे में, लेकिन फाइल नहीं कौन किया था, यहाँ देखिए, ये देखिए 10 recognized political parties including Communist Party of India and Nationalist Congress Party which did not file the format C8 with the Election Commission of India। देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए, ठीक है, 26 नेशनल मैंने NCP में 26 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन डाला था अपना, और मार्क्स CPIM में 4, मतलब 30 लगभग, ठीक है, इन्होंने फाइल नहीं किया C7 C8 फॉर्मेट में। अब मैं दिखा दूँ आपको C7 और C8 फॉर्मेट में क्या है, उस C7 और C8 फॉर्मेट में लिखा क्या हुआ है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देखिए अपने स्क्रीन पर, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। न्यू फॉर्म C7 इन विच द पॉलिटिकल पार्टी हैव टू पब्लिश द रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स in addition to all other relevant information. Also in C8 the political party was then to report of the compliance of this court's order. This court मतलब कौन, this मतलब सुप्रीम कोर्ट order and the direction issued within 72 hours में आपको C8 फॉर्मेट देना होगा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो फुली आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो मैं बता दूं, और देखिए मैं आपको जजमेंट बता देता हूँ क्या जजमेंट पास किया गया है। ये वेरी हिस्टोरिक जजमेंट है मेरे हिसाब से। हालांकि इंडिया में हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, वो कास्ट बेस्ड सिस्टम है। मतलब क्या, यादव्स विल वोट फॉर यादव्स, दलित विल वोट फॉर दलित्स, ब्राह्मण्स विल वोट जनरली फॉर द ब्राह्मण्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरिट पर वोट नहीं होता है, यहाँ पर बाहुबल, मनी पावर यूज़ करके वोट लिया जाता है। तो चलिए मैं आपको ये जजमेंट, आपको बेसिकली आपको जजमेंट दिखा देता हूँ। ये हिस्टोरिक जजमेंट है, ये जजमेंट आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत आपको इसको ड्राफ्टिंग के स्किल्स आपको पता चलेगा, लिखने का तरीका कैसे आता है। ये देखिए, ये देखिए, और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो पास हुआ है। और मैं आप ये देखिए यहाँ पर नंबर 1, ये देखिए नंबर 1, पॉलिटिकल पार्टीज आर टू पब्लिश द इन्फॉर्मेशन। ये देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज आर टू पब्लिश द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्रिमिनल एंटीसीडेंट ऑन द होम पेज ऑन देयर वेबसाइट्स एंड दस मेकिंग इट ईजियर फॉर द वोटर टू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर हाउ टू बी सप्लाइड, ठीक है। ये हो गया पहला। फिर इट वाज, अब नेक्स्ट, ECI इज डायरेक्टेड, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे रहा है ECI को, ECI इज डायरेक्टेड टू क्रिएट अ डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन, ऐप मतलब मोबाइल ऐप, ठीक है, containing information published by the candidate regarding the criminal antecedents that at one stroke, एक क्लिक पर each voter gets such information, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। फिर ECI इज डायरेक्ट टू कैरिड आउट, मतलब बोल रहा है कि आप एक्सटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब आप सीधा सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर अपना TV ऐड चलाइए, प्राइम टाइम डिबेट्स करिए, जो रात में आता है 9 बजे चिल्लाते रहते हैं, जो सब कोई यहाँ ये सब करते रहते हैं, ये हुआ पाकिस्तान हुआ, इंडिया में तो डिबेट खाली इंडिया और पाकिस्तान पर नहीं चलता है, पता नहीं क्या मीडिया में दिखाता है लोग, सब पगलाया हुआ रहता है शाम में ससुरा सब। अब देखिए यहाँ क्या है, ए फंड मस्ट बी क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स, ठीक है। बोला गया है कि एक फंड क्रिएट करिए कि अगर कुछ भी कंटेम्प्ट होता है तो कंटेम्प्ट, जैसे कैसे हम लोग डिविडेंड पढ़ते हैं कि
अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालते हैं, नहीं ट्रांसफर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डाल देते हैं, वो सब हम लोग डिविडेंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक फंड यहाँ पर भी बोला है क्रिएट करने के लिए, क्या उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फंड, ठीक है। कि अगर कुछ भी मेरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को फ्लाउट किया गया, नहीं माना गया, गाइडलाइंस को उल्लंघन किया गया, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो पेनल्टी लगाता है वो पेनल्टी सीधा इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फंड में चला जाए सीधा, ठीक है। हु फाइन्स ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बी डायरेक्टेड टू बी पेड। जैसे कि इसी के इस पर्टिकुलर केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का फाइन लगाया है CPIM को। इनफैक्ट बीजेपी सबको भी 1-1 लाख का, कांग्रेस पर भी 1-1 लाख का फाइन लगाया हुआ है, ठीक है। इस जजमेंट में आप देख पाइएगा जब आप पढ़िएगा पूरा, तो उसमें लिखा हुआ है फाइन भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। फॉर द पर्पस ऑफ ECI इज ऑल्सो डायरेक्टेड टू क्रिएट अ सेपरेट सेल विच ऑल्सो मॉनिटर द रिक्वायर्ड कंप्लायंसेज, ठीक है। कोर्ट अप्राइज प्रॉम्प्टली नॉन कंप्लायंस, एक पॉलिटिकल पार्टी एक सेपरेट सेल बताइए जहाँ पर ग्रीवेंस को रिड्रेस किया जाए, वो सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो मैं बात कर रहा था, ये वाला, इसमें अमेंडमेंट लाया गया है। हालांकि पहले था पैराग्राफ 4.4 में क्या अमेंडमेंट लाया है कि आपको ये जो डायरेक्शंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कितना दिन में बताना पड़ेगा, शैल बी पब्लिश विद इन 48 आवर्स ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स एंड नॉट प्रायर टू 2 वीक्स बिफोर द फर्स्ट फाइलिंग ऑफ द डेट ऑफ नॉमिनेशन। यहाँ पर होगा विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से कौन, मतलब विद इन 48 आवर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स या फिर नॉट लेस देन 2 वीक्स बिफोर द फर्स्ट फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन। ये दोनों में डेट में जो पहले होगा उसमें आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा पूरा डिटेल कैंडिडेट के बारे में, ठीक है। तो ये है पूरा जजमेंट और इंपॉर्टेंट था जो अमेंडमेंट मैं बता चुका हूँ। और अगर कोई फेल किया, नहीं बता पाया, फेल्स टू सबमिट सच ए रिपोर्ट, ECI शैल ब्रिंग सच नॉन कंप्लायंस ऑफ द पार्टी टू द नोटिस ऑफ दिस कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई नॉन कंप्लायंस हो तो मेरे पास लेके आना बेटा, उसके बाद हम उसको समझ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है टोटल जजमेंट और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ एनेक्सर 1। ये देखिए ये आपको समझ में आएगा मैंने क्या स्तर का इलेक्शन होता है और इंडिया में कैसी कैसी पार्टी हैं, कैसे कैसे कैंडिडेट। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के ये श्री राजेश्वर राज ये लड़े थे, इन पे 115 और 114 का चार्ज लगा हुआ है IPC, क्या है इनके पास है MA LLB डिग्री, वाह। और क्रिमिनल इंटिमिडेशन है इनको 506 ऑफ IPC, ठीक है। अब देखिए यहाँ रीज़न, देखिए रीज़न बताना है ना, अभी मैंने बोला था कि रीज़न बताना पड़ता है, रीज़न। तो ये देखिए क्यों सिलेक्ट किए, रीज़न फॉर नॉन सिलेक्शन ऑफ अदर कैंडिडेट, मतलब आप इनको क्यों सिलेक्ट किए, बाकी सबको क्यों नहीं किए हैं। देखिए कीपिंग इन व्यू द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम स्पेशली इन द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडरिंग द ट्रिवियल नेचर, ट्रिवियल मतलब मामूली, हैज़ बीन प्रेफर्ड ओवर अदर कैंडिडेट। अच्छा मतलब आपके पास ये चार्जेस तो लगा हुआ है लेकिन ट्रिवियल है, 506 का क्रिमिनल इंटीमेट, किसी को आप धमका धमका रहे हैं, ठीक है, चलिए माना जाता है कि ट्रिवियल नहीं है। वाह क्या सिस्टम है, आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता, मैंने बोला ना सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया, सजेशन इसलिए दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम लॉ बनाना नहीं है, ये लॉ लेजिस्लेचर का काम है, पार्लियामेंट के थ्रू लॉ बनेगा। सुप्रीम कोर्ट खाली देखना है कि लॉ का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट का ये काम है, उस पर जजमेंट देना, ठीक है। पालन मतलब लॉ को बनाना का काम है लेजिस्लेचर का। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अमेंडमेंट लाइए, कुछ ऐसा लॉ लाइए जिसमें कि ये सब अच्छे अच्छे लोग कैंडिडेट आ पाएँ, इसीलिए इसको सजेशन कहा गया है, ठीक है। फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें वीरेंद्र सिंह देखिए फिर से यहाँ पर बीजेपी के आ गए हैं, क्रिमिनल केस इन पर है, पेंडिंग है पूरा। फिर ये भी बीजेपी के 3 पवन कुमार यादव, ठीक है। उसके बाद तो ये सब आपको कांग्रेस वगैरह, JDU वगैरह, मनोज कुमार JDU, ये देखिए JDU, यहाँ पर लोकेश राम, श्री राम पुकार सिन्हा, ठीक है, LSP, इन पर ये सब आप चार्ज देखिएगा ना आपका दिमाग हिल जाएगा एकदम। होता है ना क्या बोले ये लोग, मतलब ससुरा सबको देख के तो मूड ख़राब हो जाएगा कि इलेक्शन काहे लड़ता है ये सब, तो यही है, ठीक है। RLSP ये देखिए क्या है वो 420, ये डिलीवरी चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी, साला चीनी चोर देखिए यहाँ पर 420 ऑफ IPC में, 138 ऑफ NI एक्ट में, मैंने सब लॉ जितना है ना हम लोग, आप NI एक्ट पढ़े होंगे ना, सब पर क्राइम किया हुआ है लोग, ठीक है। लॉ किसी को नहीं पता है, क्राइम सब पर किया हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, आप देखिए लंबा लिस्ट है यहाँ पर 40, ठीक है, 40, हालांकि सीरियल नंबर 40 नहीं है लेकिन ये है। अविनाश राष्ट्रीय जनता दल, ही सिटिंग MLA एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हायर देन अदर कैंडिडेट्स, 380 में सबका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए 380 में, 307 में, 338 में, तो ये सिस्टम है। हालांकि ये सिस्टम बहुत चेंज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ज़बरदस्त का डिसीजन है, देखिए कब तक कैसे पालन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोला तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गया होगा क्या था क्रिमिनल और सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था क्रिमिनल पर, इन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को कम करने के लिए, डीक्रिमिनलाइज करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आराम करिए, टेक केयर।